Hello friends. Now let's come to the last lecture of PT 365 जो पॉलिटी का है. आई होप आपने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे. आई थिंक 4 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं अभी तक इसके पहले वाले पार्ट्स के, तो आप इनको प्लीज़ देखें. और हाँ, मैंने थोड़ा स्नीजिंग मुझे आता है. क्या होता है कि मेरे को थोड़ा सर्दी हो जाता है कभी कभार बोलते बोलते, या फिर उसके कारण थोड़ा ठंडी उसके कारण, तो इसलिए मेरे को थोड़ा स्नीजिंग आती है. तो उसको प्लीज़ बेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूट का कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं म्यूट कर पाऊँ. बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस ना करूँ ऐसा. एंड सो सॉरी फॉर दैट. एंड थैंक यू सो मच. आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है. आप लोगों को और भी कुछ सही नहीं लगता तो आप मुझे बता सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच कि आप लेक्चर्स देख रहे हैं. और मैं बहुत खुश हूँ. और फर्स्ट लेक्चर सब ने बहुत अच्छे से देखा है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, तो आप उनको भी देखिए, उनको भी रिकमेंड करिए सभी को कि सब देखें. बिकॉज क्या है कि मैंने ये कंप्लीट करा दिया है, तो इसलिए अभी ये लास्ट लेक्चर है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको MCQ सॉल्व करवा पाऊँ. Okay, so now let's come to the topic important aspects of governance. तो important aspects of governance में जो पहला टॉपिक है that is citizens charter. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ, और उन दोनों ने मिलकर एक मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर फ्रेमवर्क जो है उसको रिलीज़ किया है. तो सबसे पहले हम उसको पहले जानने से सिटीजन चार्टर होता क्या है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज है क्या, वो हम देख लेते हैं. उसके बाद हम वो पढ़ते हैं. तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज क्या है. ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब ऑटोनॉमस मतलब अकेले वर्क करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है. और याद रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है. और ये जो है पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक एक्सीलेंस का काम करती है. ये इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड है अंडर UN एस्केप इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस. ये जो है जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके फंक्शनिंग को देखती है कि क्या वो वर्क कर रहे हैं अच्छे से या नहीं कर रहे हैं. और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उनको देखती है हर स्टेट में. इनका विजन क्या है कि उन पॉलिसीज़ पे फोकस करती हैं जो हमारे रूरल पॉपुलेशन को बेनिफिट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, ठीक है, फिर मनरेगा है. तो इन सब पॉलिसीज़ को ये देखते हैं. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को एनर्जाइज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है जो अपर लेवल पे है उनको ट्रांसफ़र करते हैं. सोशल लेबोरेटरीज़ जो हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं इस्टेब्लिश करके रूरल एरियाज़ में, और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं. ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है, दैट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर. तो उससे पहले पढ़ने से पहले सिटीजन चार्टर होता क्या है हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, और वो कब आया. ठीक है, तो सिटीजन्स चार्टर जो है जनरली ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार यूनाइटेड किंगडम में आया था 1991 में, जिसका एम था कि हमको जो भी पब्लिक सर्विसेज, जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी आम जनता को, वो उनकी जो क्वालिटी है उनको एनहेंस करिए. ठीक है, क्या होता है हम पब्लिक सर्विसेज तो प्रोवाइड करते देते हैं, बट रूरल अगर लोकल लेवल पे बात करें, नीचे के लेवल पे, वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड मतलब ऊपर के लेवल से तो आ जाती है बट नीचे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होती है, क्वालिटी नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड की बात करें तो जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है कभी कभार वो फूड सड़ा हुआ होता है, और मतलब जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, अनियंस हो गए, टमाटो हो गया, पोटैटोज़ हो गए, तो वो सब क्या होता है जनरली बहुत ही गंदे क्वालिटी के डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. तो इसलिए हमको जो पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी है उनको एनहांस करना है. इंडिया ने सिटीजन चार्टर जो अडॉप्ट किया था वो 1997 में अडॉप्ट किया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रीवेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो है उन्होंने इनिशिएट किया था ये टास्क कि हमको सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करना है और उनमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा मिनिस्ट्रीज को. तो राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर द टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस बिल 2011 जो है वो
उन्होंने सिटीजन चार्टर को क्रिएट किया, मैकेनिज्म कि आप जो गुड्स और सर्विसेज जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको टाइमली प्रोवाइड करिए और क्वालिटी से प्रोवाइड करिए। बट ये जो अमेंडमेंट बिल था, जो भी बिल था, ये लैप्स हो गया था बिकॉज लोकसभा जो है हमारी डिसॉल्व हो गई थी 2014 में। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। तो पंचायत जो है आपको पता है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है रूरल एरियाज में। इनका ये जो है रिस्पॉन्सिबल है बेसिक सर्विसेज जो है रूरल एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इनका कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करना है कि वो पब्लिक सर्विस में पार्टिसिपेट करें और इम्प्रूव मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी प्रिवेंशन के जो है उनको उन तक पहुँचे और जो भी एक्सपेक्टेशन है हमारे सिटीजन्स की वो हमारी खड़े उतरे। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर का मतलब जो भी ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का मतलब ये है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, आम जनता है, उनके तक बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस पहुँचे। ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे। ये जो है पंचायत फंक्शनिंग में जो है प्रोफेशनलिज्म लाएंगे। जो भी हमारे सेक्शंस हैं, कम्युनिटी है जहाँ जो बहुत नीचे लेवल पे हैं, वहाँ तक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टैंडर्ड जो है पंचायत ने कमिट किया है एंड यूजफुल यार्डस्टिक फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। ये जो है हेल्प करेंगे कि हमारे सिटीजन जो है वो अपने राइट्स में अवेयर रहें, एक साइड अपने राइट्स में अवेयर रहें और पंचायत और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है हमारे वो डायरेक्टली अकाउंटेबल रहे हमारे पीपल को, क्योंकि एट द एंड जो है हमारे पॉपुलेशन ही उनको इलेक्ट करके भेजती है पंचायत में और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा में। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है अकाउंटेबल रहे। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर है क्या। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, तो रूल्स, प्रोसीजर, स्कीम्स और ग्रीवांसेस जो है वो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी आप इलेक्ट कर रहे हो, जिनको भी इलेक्ट करके ला रहे हो, तो वो आपके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए क्योंकि एट द एंड वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर पाए। वैल्यू फॉर टैक्स पेयर्स मनी, ठीक है, जो भी टैक्स पेयर्स मनी है, जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू होनी चाहिए। चॉइस, जहाँ पे भी आपको पॉसिबल हो। स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। ठीक है, तो मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर जो पर्सन है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड नहीं आप कर पा रहे हैं पूरा, तो पीपल की एक्सपेक्टेशन पे कैसे खड़े उतरे, तो उसको भी आपको देखना है। फिर क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वालिटी जो सर्विसेज की है उसको इम्प्रूव करनी है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं सिटीजन चार्टर के, तो विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट से, जो भी हमारे पीपल है उनका, क्लाइंट मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है उनसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जो भी उनको प्रॉब्लम है उनका आप रिजॉल्व करिए इश्यूज। फिर क्वालिटी टाइम फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करिए। स्टेक होल्डर्स जो होंगे वो हमारे सिटीजन्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, एक्सेट्रा। और डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ से क्या चीज़ें, क्या बिजनेस ट्रांजेक्ट हो रहा है वो हमको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द सिटीजन चार्टर। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने अभी इशू किया है मैसूर डिक्लेरेशन ऑन सर्विस डिलीवरी बाय द पंचायत डिक्लेरेशन। तो मैसूर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए सर्विस डिलीवरी जो भी पंचायत करते हैं वो उनका एम है कि हमको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को रिकग्नाइज करना है एज द कोर ऑफ गवर्नेंस। 16 स्टेट ने साइन किया है मैसूर डिक्लेरेशन और उन्होंने रिजॉल्व किया है कि वो रोल आउट करेंगे कॉमन मिनिमम सर्विस जो भी हमारे पंचायत डिलीवर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द इनिशिएटिव्स, जो मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं कैपेसिटीज़ जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के उनको एनहांस करने के लिए। तो सबसे पहला है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। इसका एम ये है कि जो भी हमारे ग्राम सभाज हैं उनकी कैपेसिटीज़ को एनहांस करना है और पीपल्स का पार्टिसिपेशन जो है पंचायत में उनको बढ़ाना है। फिर आते हैं मॉडल सिटीजन चार्टर। तो इनका ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज जो सर्विसेज की, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, उन सर्विसेज को देखते हैं। उन सर्विसेज का डिटेल जो है वो पंचायत जो है प्रोवाइड करती है और क्या कंडीशन है, कितने टाइम लिमिट में आप वो चीज़ें पूरा कर सकते हैं वो बताती है। फिर सबकी योजना सबका विश्वास सबका विकास, ये एक इंटेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है जो भी ग्राम सभा लेवल पे प्लान की जाती है थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और वेरियस डिपार्टमेंट जो है स्टेट के उनके बीच। फिर मिशन अंत्योदय आता है। इसमें क्या करना है, जो भी हमारी गवर्नमेंट जो है ग्राम पंचायत के साथ इंटरवेन करेगी, बहुत सारे ह्यूमन्स और फाइनेंशियल
रिसोर्सेज को पूल करके ई ग्राम स्वराज जो है एक वेब पोर्टल है जो कि प्लानिंग, अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग सारी चीज़ों को एक साथ ला के यूनिफाइड जो फंक्शंस है ग्राम सभा के उनको एक साथ लाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिटीजन चार्टर। नाउ लेट्स कम टू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है कि पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड फॉर एंश्योरिंग प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान मतलब उसको प्लान करने के लिए। तो ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड जो है हेल्प करता है कि हमको जो पॉपुलेशन है, हमारे जो ग्राम सभा है, हमारी जो ग्राम सभा है उनके थ्रू हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन करा पाएँ थ्रू आउट द ईयर। जो भी हमारे इलेक्टेड पंचायत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनके वो अगर मीट करेंगे तो उनके साथ जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर पाए, हमारे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। अब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 243G जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो मैंडेट करता है कि ग्राम पंचायत जो है वो प्रिपेयर करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। किस लिए इम्प्लीमेंट करेंगे? कि जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है रूरल एरियाज़ की वो हो पाए। इनके 3 एसेंशियल थिंग्स हैं। पहला है कि ये विजन प्रोवाइड करेंगे कि पीपल को क्या, मतलब जो पॉपुलेशन है हमारी विलेज की उनको क्या चाहिए। ये एक गोल डिसाइड करेंगे कि हम उस विजन को कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर एक एक्शन प्लान देंगे कि हम उस गोल्स को पूरा कर पाएँ। जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होते हैं शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। तो पार्टिसिपेटरी प्रोसेस मतलब जो भी सिटीजन्स है, जो भी कम्युनिटी है एट द ग्राम सभा लेवल, वो जो है पार्टिसिपेट करेंगी। सारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम आती है उन सबको मिला के जो है रूरल एरियाज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। और डिपार्टमेंट रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट जो हमारे 11th शेड्यूल में आते हैं उनके लिए जो है उनको पूरा करने के लिए हेल्प करेंगे। अब ड्यूरिंग पीपीसी कैंपेन अगर बात करें तो स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई थी फॉर जीपीडीपी प्रिपेयर करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के लिए। ठीक है, कन्वर्जेंस का ये मतलब है कि हमको ग्रेटर सिग्निफिकेंस जो है हमारे पंचायत के उनको हमको बनाना है, और ताकि वो इफेक्टिव रोल प्ले करें जो भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स आती हैं जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है उनके लिए हेल्प कर पाए। अब मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज जो है ये एक मॉडल गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगे, मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है मॉडल गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के लिए, और वो सर्कुलेट करेंगे सारे स्टेट्स में जहाँ पे जो हमारा नाइन्थ पार्ट है वो एप्लीकेबल है, मतलब जो भी 9 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेबल है वहाँ पे। तो आपको पता होगा पार्ट 9 दैट इज़ पंचायती राज, तो शेड्यूल एरियाज़ में नहीं है। शेड्यूल एरियाज़ में क्या है? पेसा एक्ट है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये सारे स्टेट में वो करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो प्रिपेयर करेगी मॉडल गाइडलाइंस। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सबसे पहली बात रिलीज़ कौन करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिलीज़ कौन करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स है क्या। सबसे पहली बात, गुड गवर्नेंस डे जो मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 25 दिसंबर को, जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। अब आते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो क्या देखता है? ऑब्वियसली आपको पता होगा गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी जो फॉर एग्जांपल मतलब 2 मिनट रुकिएगा सर। ठीक है, तो हाँ, लेट्स कम टू द टॉपिक। सॉरी फॉर द डिले। गुड गवर्नेंस जो, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, तो गवर्नेंस मतलब ये होता है कि जो भी हमारे स्टेट की, जो भी हमारे इंडिया की गवर्निंग बॉडी है दैट इज़ गवर्नमेंट, तो उनके एक्शन और उनका जो पीपल की तरफ क्या झुकाव है वो देखने के लिए हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो मेजर करते हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो एक्सेस करते हैं सारे स्टेट के गवर्नेंस का अक्रॉस द स्टेट एंड यूटी, और वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर while developing competitive spirit among the
स्टेट्स। ये जो है बाई एनुअल एक्सरसाइज है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो है इनको ये निकालती है। तो बाई एनुअल मतलब 2 साल, 1 साल में 2 बार आती है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को निकालती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक टूल क्रिएट करना जो कि हमारे स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं वो मतलब वो जो है एक साथ आके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के थ्रू वो एक्सेस कर सके कि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेते हैं उनमें क्या इंटरवेंशंस होता है, उनका क्या इम्पैक्ट है, तो वो चीज़ें देख सकें। अब 10 सेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2020 टू 2021। तो 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, एनवायरमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी, सोशल एंड वेलफेयर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गवर्नेंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूनिटीज़, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दीज आर द 10 सेक्टर्स जो कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आते हैं। ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखते हैं एमएसपी में 24 क्रॉप्स आते हैं, अगर वो उनके बारे में पूछ सकते हैं तो ये 10 ही है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप याद कर लीजिए गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा ही, हेल्थ आएगा, फिर एजुकेशन आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आएंगे, एग्रीकल्चर आएंगे, एनवायरमेंट आएगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आती हैं। तो सोशल वेलफेयर में जो है हमारा एजुकेशन भी आ जाता है। तो सोशल वेलफेयर मतलब वो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू स्टेट्स जो है वो 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिए गए हैं इस इंडेक्स के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट, फिर यूटीज़, फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो की हाईलाइट्स जो है इंडेक्स की, तो 20 स्टेट्स जो हैं इन्होंने अपना कंपोजिट जीजीआई इंडेक्स जो है स्कोर जो है उसको इम्प्रूव किया है। अगर ग्रुप ए स्टेट्स की बात करें तो गुजरात जो है उन्होंने टॉप किया है, और ग्रुप बी स्टेट की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है वो टॉप किए हैं। अब दिल्ली जो है यूटी में टॉप किए हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट में अगर बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो आपको पता होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो उन डिस्ट्रिक्ट में उन डिस्ट्रिक्ट के लिए है जो भी हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उन डिस्ट्रिक्ट है जिनका बहुत ही कम है, मतलब बहुत नेग्लेजिबल है। तो 115 डिस्ट्रिक्ट में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब इम्प्रूव करने के लिए ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जो है फोकस करेगा हर डिस्ट्रिक्ट पे और आइडेंटिफाई करेगा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट एंड मेजर प्रोग्रेस रैंक डिस्ट्रिक्ट। ये जो जनरली प्राइमरली कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। फिर ये 49 इंडिकेटर्स अक्रॉस 5 कोर थीमेटिक एरियाज में ये ट्रैक करेंगे, जैसे कि 5 कोर थीमेटिक एरियाज कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये जो है 3 कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कन्वर्जेंस जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए, कोलैबोरेशन दोनों के बीच में, और कॉम्पिटिशन अमंग द डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नाउ लेट्स कम टू द डिजिटल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया है फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको रैंक करने के लिए। तो जम्मू जो है टॉप किया है इस लिस्ट में, फॉलोड बाय दोदा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। डीजीजीआई जो है वो हेल्प करेगा कि जो भी वेरियस गवर्नमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरवेंशन करती है, जो भी स्कीम्स निकालती है, तो उनका इम्पैक्ट क्या क्या है, और फ्यूचर रोड मैप प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। ये रोड मैप प्रोवाइड करेगा कि फॉर सिमिलर बेंचमार्किंग ऑफ गवर्नेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन निकालते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, और ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। और 10 इंडिकेटर्स के लिए निकालते हैं और 4 उसमें स्टेट को डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी भी मैंने पढ़ाया है। तो मिशन कर्मयोगी क्या है? जो भी सिविल सर्विसेज हैं, जो भी सिविल सर्वेंट है उनके लिए होता है। तो एज पार्ट ऑफ मिशन अगर बात करें तो सेंटर ने अभी बोला है कि प्राइवेट कंसल्टेंट वो हायर करेंगे कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी की कॉम्पिटेंसी है उसको उनको एनहेंस करने के लिए। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो हायर्ड जो कंसल्टेंट होंगे वो डिज़ाइन और डेवलप करेंगे फ्रेमवर्क फॉर ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनके लिए, और फोकस करेंगे कि जो भी फ्यूचर सिविल सर्वेंट है वो फिट हो सके और लार्ज सोशल इकोनॉमिक मैंडेट्स जो है वो डिलीवर कर सके। किनको? हमारी जो पॉपुलेशन है उनको। FRAC का जो क्या करेगा, ये हमारी विल मैप द रोल्स एंड एक्टिविटीज करस्पॉन्डिंग टू एवरी गवर्नमेंट पोजीशन विद देयर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसीज अक्रॉस बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, फंक्शनल स्किल्स एंड डोमेन नॉलेज। ओके, तो मिशन कर्मयोगी में अभी वो हायर करेंगे प्राइवेट कंसल्टेंट को।
नाउ लेट्स कम टू मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसका एम है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल IAS IPS जो है, उनको वो जो है अपनी कैपेसिटी जो है, अपनी अपना जो अंदर कैपेसिटी मतलब जो भी हिंदी में मुझे वर्ड का मतलब नहीं पता, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस रिफॉर्म्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करके और प्रोसेस रिफॉर्म्स करके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम किससे डिलीवर किया जाएगा? थ्रू आई गॉट पोर्टल जो है हमारा कर्मयोगी का, जो कि कर्मयोगी डिजिटल पोर्टल है, उसके थ्रू जो है डिलीवर किया जाएगा जो ठीक है। और ये जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर आता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अ नंबर ऑफ कमिटीज़ जो है, कमीशन जो है वो सेटअप की गई है कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या हमको ज़रूरी है। तो संथानम कमिटी जो है 1962 की, उन्होंने रिकमेंड किया है कि हमको करप्शन और कैसे फाइट करना है, करप्शन से उसको प्रिवेंट कैसे करना है और अकाउंटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करनी है। फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी 2001 जो है वो प्रोफेसर योगेंद्र के अलग जो है उन्होंने चेयर किया था। वो फेवर करते हैं कि उन कैंडिडेट्स को टेस्ट करिए ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव रैदर देन ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जो फॉर एग्जांपल IAS IPS का जो भी सिविल सर्विसेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं UPSC का, तो उसमें जो है सब्जेक्ट चॉइसिंग होती है, कोई ज्योग्राफी चुनता है, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई कुछ। तो उन्होंने बोला है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ना देकर सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट्स पे जो है उन कैंडिडेट्स को टेस्ट करिए। फिर सुरेंद्र नाथ कमेटी आई 2003 में, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक्सपर्टीज़ जो है 11 डोमेन से 3 में होनी चाहिए। युगांधर कमेटी आई 2003 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि देयर इज़ अ नीड फॉर 3 मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो मतलब 3 मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए सिलेक्शन के बाद। फिर आई होता कमिटी 2004 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि इंट्रोड्यूस करना है आपको एप्टीट्यूड और लीडरशिप टेस्ट जो है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में, और यूज़ करना है ICT टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। फिर बसावन कमिटी आई 2016 में, उन्होंने रिकमेंड किया कि मीनिंगफुल असेसमेंट करना है आपको, जो भी आप IAS ऑफिसर्स को एवरी ईयर रिक्रूट करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो मतलब रिकमेंड मीनिंगफुल असेसमेंट टू बी डन अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ IAS ऑफिसर एवरी ईयर। तो दीज आर द सम रिकमेंडेशन। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमिटी किससे रिलेटेड है। तो ये मैंने बता दिया कि जनरली ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। ओके, नाउ लेट्स कम टू मिशन कर्मयोगी के जो मेन फीचर्स है। तो सबसे पहले EHRM मतलब इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है थ्रू फ्यूचर इंटीग्रेशन विद EHRMS मतलब ICT बेस्ड आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो पॉलिसी इंटरवेंशन करना है, जो कि प्रोग्राम है वो पूरी तरह पॉजिटिवली मोमेंटम में क्रिएट हो सके और न्यू और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को लाना है। फिर मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन की बात करें तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस एनालाइज करना है कि कितना परफॉर्मेंस कौन कर रहे हैं, डेटा ड्रिवन गोल सेटिंग देना है आपको और रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है। फिर आई गॉट कर्मयोगी, दैट इज़ अ लार्जर प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्वेंट जो कि मिशन और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेसिस पे होगा। फिर कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क FRAC, रूल टू रूल जो है हमको शिफ्ट करना है विथ इंडिजीनियस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर दिस एंड लिंक टू पर्सनल प्रोसेसेस। फिर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्रेडिबल और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमको क्रिएट करना है, जो कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, और 2 फंक्शनल स्ट्रक्चर्स और 2 इंस्टीट्यूशन जो है उनको क्रिएट करना है। ओके, सो दिस इज द मिशन कर्मयोगी। नाउ लेट्स कम टू द डिजिटल राइट्स। तो यूरोपियन कमीशन जो है ये ग्लोबल का इन ग्लोबल फर्स्ट उन्होंने प्रपोज किया, मतलब यूरोपियन कमीशन जो है ये पहली कमीशन है जिन्होंने ग्लोबली पहली कमीशन है जिन्होंने प्रपोज किया है कि हमको डिजिटल राइट्स और प्रिंसिपल्स जो है सेट आउट करने हैं। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो ये जो है बर्लिन डिक्लेरेशन जो है डिजिटल सोसाइटी और वैल्यू बेस्ड डिजिटल गवर्नमेंट मतलब यूरोपियन यूनियन काउंसिल का जो भी ये बर्लिन डिक्लेरेशन है उसका एक्सटेंशन है। तो 6 राइट्स और 6 प्रिंसिपल्स आउटलाइन किए गए हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। अबाउट डिजिटल राइट्स के बारे में हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम 6 राइट्स और प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो डिजिटल राइट्स वो होता है कि जो भी हमारे डिजिटली अवेलेबल है, मतलब पीपल्स को डिजिटली एक्सेस करना चाहिए इंटरनेट का। ठीक है, यूज़ करना चाहिए, क्रिएट करें जो भी आपको क्रिएट करना है, और डिजिटल मीडिया पे पब्लिश करें जो भी पब्लिश करना है, और मतलब उनको एक टाइप का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना कि वो इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सके और उसको क्रिएट कर सके उसमें जो भी उनको क्रिएट करना है, एज वेल एज एक्सेस एंड यूज़ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डिजिटल राइट्स जो है वो मेयरली एक्सटेंशन है उन राइट्स का जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर लाया गया था।
ये जो है ब्रॉड टर्म है जो कि राइट टू प्राइवेसी इम्प्लाई करते हैं और डेटा प्रोटेक्शन भी, और इट कैन बी रिलेटेड टू ट्रोलिंग, ऑनलाइन थ्रेट्स एंड हेट स्पीच। ये जो है बहुत सारे ब्रॉडर इश्यूज भी हैंडल करेंगे, जो कि जैसे कि किसी किसी को नहीं मिल पाता इंटरनेट एक्सेस, तो उनको भी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। अब डिजिटल सिटीजनशिप राइट्स एंड प्रिंसिपल फॉर यूरोपियंस, तो ऑन 26 जनवरी 2022 कमीशन ने प्रपोज किया कि इंटर इंस्टीट्यूशनल जो है डिक्लेयर करेंगे ऑन डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटल डिकेड। अब 6 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पीपल एट द सेंटर, ऑब्वियसली डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो है पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करेंगी और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगी और इंश्योर करेंगी कि जितने भी डिजिटल प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबली और सेफली एक्ट कर सकें। फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो पीपल जो है वो बेनिफिट मतलब पीपल को बेनिफिट हो ऑनलाइन एनवायरनमेंट से, जो कि वो सेफ़ होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, हार्मफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली डिजिटल एनवायरनमेंट शुड बी सेफ एंड सिक्योर। ऑल द यूजर जो भी चाइल्डहुड है, ओल्ड एज वो एम्पावर्ड हो और प्रोटेक्टेड हो। फिर सॉलिडारिटी एंड इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी जो है यूनाइट होनी चाहिए, ना कि पीपल्स में डिवाइड होना चाहिए कि इन पीपल्स को मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, तो वो इंक्लूड होना चाहिए। पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो सिटीजन जो है वो भी पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो भी डेटा है उनको अपने डेटा को कंट्रोल करें, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल डिवाइसेस शुड सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन, ठीक है। पीपल नीड टू नो अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एनर्जी कंजम्पशन ऑफ देयर डिवाइस। जैसे कि हम चार्जिंग में लगा के भूल जाते हैं और फ़ोन 100% हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है हमारा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए जो है वो सब भी हमको चेक करके चीज़ें करनी है। नाउ लेट्स कम टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपको समझ में आ ही गया होगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करती है लार्जर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, मतलब पब्लिक सर्विस मतलब पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज जो है गवर्नमेंट परचेज करती है, दैट इज़ पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब उन प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रेजेंटली अगर बात करें तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 जो है, जो कि एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स जो है वो एक जनरल गाइडलाइंस की तरह एक्ट करते हैं, जो कि सारी एजेंसीज फॉलो करते हैं विथ फ्रीडम फॉर एजेंसीज टू हैव इट्स ओन प्रोक्योरमेंट रूल्स। मतलब उनको ये बोला है कि ये जो रूल्स हैं वो सारी एजेंसीज फॉलो करती हैं, बट उनके पास फ्रीडम है कि वो अपने रूल्स भी बना सकती हैं, अपने प्रोक्योरमेंट रूल्स भी बना सकती हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रेलवे जो है, जिनका ऑलमोस्ट 50% बजट होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, उनका खुद का ओन प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस भी है, जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। ओके, अब नाउ लेट्स कम टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो ये एक बार देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं की प्रोविजन अंडर लेटेस्ट गाइडलाइंस। अब लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है उनके अंदर क्या प्रोविजंस है, तो सबसे पहले है प्रोसीजरल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या प्रोसीजर है आपके पास। फॉर एग्जांपल आपको रोल डिफाइन करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का, ठीक है। फिर डिस्प्यूट रिडक्शन, मतलब डिस्प्यूट जो है उनको रिड्यूस करना है थ्रू अवार्ड, कोर्ट अवार्ड और आर्बिट्रेशन। इंसेंटिव्स जो है इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि गवर्नमेंट अच्छे से, मतलब ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अच्छे से प्रोग्राम को इशू कर पाए। अलाउइंग फिक्स्ड बजट बेस्ड सिलेक्शन फॉर consultancy services and consultant substitution only in compelling and unavoidable circumstances। strict payment timelines करनी है। डिजिटल ट्रस्ट हमको बनाना है थ्रू ओपन ऑनलाइन टेंडरिंग एज डिफॉल्ट, एंड इम्प्लीमेंट करना है हमको इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट बुक्स। बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और क्वालिटी वी आर डिटेल्ड प्रोजेक्ट report and feasibility study and ground survey। Okay, so these are the key provision। now let's come to WTO agreement on गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो ये क्या है WTO एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट? ये एक प्लूरलिस्टिक एग्रीमेंट है। मतलब प्लूरलिस्टिक का मतलब होता है कि ये जो WTO मेंबर्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगा, बट सारे WTO मेंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ जो नंबर ऑफ WTO मेंबर्स हैं उन पे एप्लीकेबल होगा कि वो जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट और ओपन जो है कॉम्पिटिशन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट्स में कर पाए। ये गारंटी करता है कि नेशनल ट्रीटमेंट देना है आपको किसी भी चीज़ का, जो भी आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपके यहाँ जो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ मान लीजिए बाहर से आ रही है और आपके यहाँ उसका प्राइस जो है कुछ है, मतलब आपके यहाँ जो प्राइस है आप उसी प्राइस में जो है उसको भी लेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल ट्रीटमेंट। और आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है जो भी सप्लायर्स आपके यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया जो है इसका पार्टी नहीं है, बट इट हैज़ ऑब्जर्वर गवर्नमेंट फ्रॉम 2010। तो याद रखिएगा इंडिया जो है इसका पार्टी नहीं है, ऑब्जर्वर है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब लोकपाल
तो लोकपाल क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि सेंटर ने अभी तक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो है अपॉइंट नहीं किया है। ठीक है, जब से लोकपाल बना है तब से अगर बात करें तो सेंटर ने अभी तक नहीं अपॉइंट किया है। तो अब लोकपाल क्या है, एक नेशनल एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है जो कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट जो भी कंप्लेन आती है उनको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्ट अगर बात करें तो वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होगा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के बिलो रैंक का नहीं होगा, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज वो कंडक्ट करेंगे, रेफर टू जो कि रेफर किया जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बाय द लोकपाल। अब क्या होगा, अभी तक उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। अब सेलियंट फीचर्स जान लेते हैं। तो जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स पे ये लोकपाल जो है कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर भी इनके अंदर आते हैं। ओके, बहुत बार क्वेश्चन आई थिंक टेस्ट सीरीज में आता है। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स जो है ये सब आएंगे इन्हीं के अंदर। लोकपाल के अंदर चेयरपर्सन होंगे और मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 50% मेंबर जो है जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% मेंबर जो है ST SC OBCs माइनॉरिटीज और वुमेन होंगे। 8 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी के। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से मेंबर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, CJI और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जो कि नॉमिनेट करेंगे CJI, और एमिनेंट जूरिस्ट जो कि नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। ओके, तो 8 मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट जूरिस्ट बाय द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, सो दिस इज लोकपाल। नाउ लेट्स कम टू द ई गवर्नेंस। जो 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है अभी अनएनिमसली अडॉप्ट किया गया है द हैदराबाद डिक्लेरेशन। तो उन्होंने हैदराबाद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। अब की हाईलाइट्स हैदराबाद डिक्लेरेशन के क्या है कि आपको सिटीजन सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करना है आधार यूज़ करके, UPI डिजी लॉकर यूज़ करके। जो भी नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनका फास्ट ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन करना है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है उनके लिए उनको यूज़ को बढ़ाना है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है वो अडॉप्ट करना है इन कोलैबोरेशन विद माइटी। अब सम ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है, सबसे पहला भूमि प्रोजेक्ट है जो कि कर्नाटका के लिए है। ऑनलाइन डिलीवरी जो है लैंड रिकॉर्ड्स की उसको करना है। ई सेवा आंध्र प्रदेश में है। ज्ञान दूत जो है मध्य प्रदेश में सर्विस डिलीवरी इनिशिएटिव है। लोकवाणी जो है यूपी में है फॉर हैंडलिंग ग्रीवांसेस, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस एंड प्रोवाइडिंग मिक्सचर्स ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। और फ्रेंड्स जो है केरला के लिए है। ठीक है, तो दीज आर द सम ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। नाउ लेट्स कम टू डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो अभी ये क्रिएट किया है इंडियन बोर्ड एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन ने अभी इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल किसने क्रिएट किया है, IBDF ने क्रिएट किया है। और डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल क्या है, एक इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेशन बॉडी है जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, हमारे डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म्स है उनको रेगुलेट करेगी। ओके, ये जो है फॉर्म की गई है एज पर IT रूल्स जो है 2021 का, उसके थ्रू। IBDF जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन जो है, जिसको पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, कि वो 1999 में सेटअप की गई थी। ये एक एपेक्स ब्रॉडकास्टर्स है और OTT ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये एक सेकेंड टायर मैकेनिज्म है एफिलिएट लेवल पे, और जो कि सिमिलर वर्क करती है एट BCC, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। अब BCC क्या है, वो भी इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। जो भी नॉन न्यूज़ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स आते हैं, नॉन न्यूज़ जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जैसे कि स्टार प्लस हो गया और ZTV हो गया, ये सब वाले, उनको ये रेगुलेट करती है। और ये सेटअप किसने किया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन इन जून 2011 में। ओके, अब अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो है 2021 का आया है। ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है कि जो भी सेक्शन 87 के अंदर IT एक्ट के अंदर जो भी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करना। इन नवंबर 2020 अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इसके अंदर ला लिया है। और न्यूज़ और करंट अफेयर्स कंटेंट जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ गए हैं। याद रखिएगा, तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आए हैं। ठीक है, अब आते हैं 3 पार्ट्स ऑफ द रूल्स। पार्ट 1 जो है अभी जो है रूल्स में 3 पार्ट्स लाए गए हैं। पहला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है रूल्स के अंदर उनसे डील करता है। पार्ट 2 जो है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से डील करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये जो है डील करते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज से। ओके,
ओके। तो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं कि जो भी सोशल मीडिया और सोशल मीडिया जो जिनके पास जा रहा है उनके बीच में जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो होते हैं, और वो एडमिनिस्टर कौन करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब पार्ट 3 जो है वो कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स से डील करते हैं। जो भी डिजिटल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म्स को सेफगार्ड करते हैं वो एडमिनिस्टर कौन करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस ये विजन IAS के आई थिंक टेस्ट सीरीज में है, तो आप याद कर लीजिए कि जो हमारा OTT है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एडमिनिस्टर करेंगे, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को MeitY एडमिनिस्टर करेगी। ओके, और पार्ट 1 में डेफिनेशन जो है वो दी गई है। अब आते हैं मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। तो मेघालय जो है वो अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च कर दिया है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, जिसका एम है कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं, जो भी हम डिलीवरी प्रोसेस है उसको डिजिटल सर्विस सिस्टम से किया जाए। ठीक है, तो ये जो है एंटरप्राइजेस वो 6 पिलर्स में स्प्रेड है: गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइमरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट। मेघालय जो है वो पहला स्टेट है जिन्होंने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है इम्प्लीमेंट किया है। अब इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो याद कर लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करता है जो भी हमारे एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, और पैरेलली जो भी गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज हैं वो वर्क करती हैं उनके लिए भी। ये जो है वे है टू एस्टेब्लिश यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन द डोमेन ऑफ गवर्नेंस। फ्रेमवर्क जो है वो 8 रेफरेंस मॉडल्स को कंसिस्ट करता है, जैसे कि बिजनेस एप्लीकेशन, डेटा टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर गवर्नेंस। अब देखिए इंडिया विजन की बात करें तो इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर विजन 1 गवर्नमेंट, फिर इसके प्रिंसिपल्स जो है रेफरेंस मॉडल्स जो है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी, इंटरऑपरेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करेंगे। स्टेट्स और यूटीज़ का कुछ फंक्शन है और PSUs के कुछ बेनिफिट है, मतलब पीपल्स के लिए जो वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो है ये प्लेटफॉर्म है जो कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पे है। ठीक है, वो 2014 में लॉन्च हुआ था, जिन्होंने 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है। इसका ये जो है सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इनोवेटिव सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारे सिटीजन जो है गुड गवर्नेंस की तरफ परफॉर्म करते हैं। जो भी मतलब जो भी हमारे पॉपुलेशन है उनको जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इंगेज करके और ओपिनियंस जो है पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर्स में उनके ओपिनियंस लेके। माई गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल इंडिया का कॉरपोरेशन का पार्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आता है। अब इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, तो पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इन कन्फर्मेंस टू द ट्यूनिस एजेंडा जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का। IGF जो है ये मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे गवर्नमेंट, हमारे ग्रुप्स, हमारी पब्लिक से रिलेटेड, वो सबको एक साथ लाएगा और पब्लिक पॉलिसी इश्यूज जो है इंटरनेट पे जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। IIGF जो है वो डिस्कशन फैसिलिटेट करेगा, बढ़ाएगा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज, जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच वो सारे डील कर सके कि इंटरनेट गवर्नेंस के लिए हमको क्या क्या चाहिए और हमारी पब्लिक पॉलिसीज इश्यूज क्या है इंटरनेट से रिलेटेड, तो उन सबको एनहांस करेगा। अब आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करते हैं। इंडिया का रैंक जो है 85th है अमंग 180 कंट्रीज, जिसका विद अ स्कोर ऑफ 40। रिपोर्ट जो है वो बोलती है कि इंडिया का स्कोर जो है वो स्टेगनेंट है ओवर पास्ट डिकेड बिकॉज सम मैकेनिज्म्स दैट कुड हेल्प इन करप्शन आर वीकनिंग। डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड जो है टॉप किए हैं। इंडेक्स जो है कंट्रीज़ को रैंक करता है ऑन देयर पब्लिक सेक्टर करप्शन, कितना करप्शन है उनके पब्लिक सेक्टर्स में, उनके बेसिस पे। अगर वो स्केल 0 है तो हाईली करप्ट है और 100 है तो वेरी क्लीन है। अब ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस, तो 120 मेयर्स जो है बहुत सारे स्टेट से अभी कॉन्फ्रेंस किया है, जिसको उन्होंने थीम दिया है न्यू अर्बन इंडिया। मेयर्स और चेयरपर्सन जो होते हैं वो मेयर्स जो होते हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरमैन होते हैं, जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं हमारी म्यूनसिपल बॉडी के। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो मेयर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं सिटी काउंसिलर से, और सिटी काउंसिलर जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं अर्बन वोटर से। जो भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के वोटर्स हैं वो जो है इलेक्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेयर्स जो है सिटी काउंसिलर सेलेक्ट करते हैं और सिटी काउंसिलर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो वोटर्स हैं उनके थ्रू। Okay, so this is the end of
अदर मतलब लास्ट का जो हमारा पहला टॉपिक था. नाउ लेट्स कम टू द मिसलिनियस. मिसलिनियस में सबसे पहला आता है गैम्बलिंग. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गैम्बलिंग और लॉटरी में डिफरेंस क्या है. तो गैम्बलिंग क्या है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट है. ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट जो है लॉ बना सकती है अंडर एंट्री 34 ऑफ 7 शेड्यूल. अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 1994 की अगर बात करें तो बेटिंग और गैम्बलिंग जो है उसका मतलब है कि जो भी कुछ स्टेक है, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है किसी स्टेक को हमको रखना, एंड पर्टिकुलरली मनी जो हो गया विथ कॉन्शियसनेस ऑफ रिस्क एंड होप ऑफ गेन. मतलब किसी भी चीज़ को आपको रखना, फॉर एग्जांपल आपने लैंड रख दिया, आप कुछ रख दिया इन बेटिंग और गैम्बलिंग, जो कि आपको लगेगा कि आपको बाद में कभी ना कभी पैसा मिलेगा गेम के बेसिस पे, और कंटेस्ट हुज रिजल्ट्स में बी डिटरमाइंड बाई चांस और एक्सीडेंट और ऑन द लाइकलीहुड ऑफ एनीथिंग अकरिंग और नॉट अकरिंग. ठीक है. लॉटरी क्या है, लॉटरी जो है वो लिस्ट 1 में है, मतलब यूनियन लिस्ट में है. ठीक है, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में है, एंड हैज़ बीन जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ गैम्बलिंग. तो लॉटरी जो है एक्सक्लूड है गैम्बलिंग के उससे, और ये गवर्न किससे होता है, लॉटरीज एक्ट से गवर्न होता है. ठीक है. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में किए हुए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि आप ऑनलाइन गैम्बलिंग जो वेबसाइट्स हैं उनको बंद करवाइए, मतलब उन स्टेप लीजिए कि उनको बंद करवाइए. तो बेटिंग वर्सेस फिक्सिंग की अगर बात करें तो लोधा कमिटी जो थी, आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट से रिलेटेड है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो उससे रिलेटेड है. उनके रिकमेंडेशन में जो है लोधा कमिटी बनी. कमिटी ने एक शार्प डिस्टिंक्शन बताया कि बेटिंग और फिक्सिंग में क्या है, और उन्होंने बोला कि बेटिंग जो है वो लीगलाइज है बट फिक्सिंग जो है वो क्रिमिनलाइज है. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला. नाउ लेट्स कम टू लीगल पोजीशन ऑफ गैम्बलिंग इन इंडिया. तो हॉर्स रेसिंग जो है हमारे यहाँ लीगल है, बिकॉज इसके लिए प्रायर स्किल की ज़रूरत पड़ती है. बहुत सारे इंडियन स्टेट ने लीगलाइज किया है लॉटरीज. ऑनलाइन गैम्बलिंग और लैंड बेस्ड कसिनोज जो है लीगलाइज्ड है गोवा, सिक्किम, नागालैंड में. महाराष्ट्र जो है वो प्रोहिबिट कर दिया है गैम्बलिंग. ठीक है, और गैम्बलिंग को उन्होंने लीगल माना है. ये गैम्बलिंग जो है वो लीगलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग जो है वो लीगलाइज्ड है हमारे सिक्किम और नागालैंड में. तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश ने भी गेम ऑफ स्किल को इलीगल बोला है. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, रमी फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अडॉप्ट किया है कि वो सेल्फ रेगुलेशन कोड सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बताएंगे. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोकर वगैरह आते हैं जो भी न्यूज़ में, मतलब जो भी एड्स आते हैं, जो भी आपको टीवीज़ में बताते हैं कि उनमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप अपने हिसाब से खेलें. तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में था. नाउ लेट्स कम टू द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़. तो इंटरनेट शटडाउन की अगर बात करें तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने सेंटर को पुल किया है कि ओवर इंटरनेट शटडाउन. तो इंटरनेट शटडाउन होता क्या है, इंटरनेट शटडाउन वो होता है कि इंटेंशनली आप इंटरनेट बंद कर रहे हो, डिसरप्ट कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन और लोकेशन टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब किसी भी फॉर एग्जांपल कभी कभार होता है इंटरनेट शटडाउन जो है कहीं सही काम के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या होता है इंटरनेट पे आप कहीं भी कोई भी चीज़ कभी भी कहीं पर भी भेज सकते हो, जिसके कारण पब्लिक ऑर्डर जो है हमारा वो डिसरप्ट होता है. तो इसलिए इंटरनेट शटडाउन जो है मतलब इंटेंशनल आपको इंटरनेट बंद करना पड़े, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बंद करना पड़े स्पेसिफिक पॉपुलेशन और लोकेशन पे. ये जो है कॉज किससे होता है, इंटरनेट ब्लॉकआउट, सोशल मीडिया शटडाउन और थ्रॉटलिंग. लीगल प्रोविजन अगर रिलेटेड टू इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया की बात करें तो अंटिल 2017 मोस्टली जो ये सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू गवर्न किया जाता है अंडर टेलीग्राफ एंड द टेलीग्राफ एक्ट. 2017 की अगर बात करें तो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स वर नोटिफाई किए गए. डिस्पाइट द रूल्स गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पावर्स जो है यूज़ किए अंडर सेक्शन 144. सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट जो है वो भी पावर देते हैं कि आप जो है पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर पाइए. ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन ये हो गया. फिर आते हैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम. तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, अभी आई थिंक नोएडा और गुड़गांव में है ये सिस्टम. तो मध्य प्रदेश ने अभी अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल और इंदौर में. ओके, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी बोला है. तो ये एमपी का आई थिंक लाइन से ही आपके एग्जाम है, पहले आई थिंक यूपीएससी है, देन उसके बाद यूपीपीएससी है, एंड उसके बाद एमपीपीएससी है. तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एमपी ने अभी अनाउंस किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भोपाल और इंदौर में. ठीक है, तो
तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है और डुअल कमांड सिस्टम क्या होता है, हम वो देख लेते हैं। तो डुअल कमांड सिस्टम क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डुअल कमांड मतलब दो लोग किसी एरिया पे कमांड कर रहे हो। तो डुअल कमांड मतलब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, डीएम और एसपी जो है, वो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। डुअल सिस्टम मतलब डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल एग्जिट इन विच एसपी जो है वो डीएम के साथ वर्क करते हैं, जो भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको सुपरवाइज करने के लिए। डीएम जो है उनके पास कुछ पावर्स होती हैं कि अरेस्ट वारंट इशू करते हैं, लाइसेंस इशू करते हैं, वाइल एसपी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करें और अरेस्ट करें। It is designated to ensure a lower concentration of people and making the police more accountable to DM। मतलब इसमें क्या है कि लोअर जो भी हमारे लोअर पॉपुलेशन लोअर जो हमारे नीचे लेवल पे काम करते हैं पुलिस वगैरह, कि उनको जो पावर है उनको कंसंट्रेट करें और हमारे जो पुलिस है उनको अकाउंटेबल करें डीएम के लिए, क्योंकि वो अकाउंटेबल रहेंगे तभी जो है लोकल लेवल की पुलिस जो है अच्छे से वर्क कर पाएगी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब आते हैं कमिश्नरेट सिस्टम की अगर बात करें तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो हेड होते हैं यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर के। तो मतलब सीपी जो हो वो यूनिफाइड मतलब पूरी पुलिस कमांड जो है वो कमिश्नरेट ऑफ पुलिस के अंदर आएगी, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमारी सिटीज़ पे जो फोर्स है वो कैसे होंगे और वो अकाउंटेबल होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ऑफिस जो है ऑल्सो हैज़ मजिस्ट्रियल पावर, तो मतलब ऑफिस के पास मजिस्ट्रियल पावर भी होंगी इंक्लूडिंग रेगुलेशन, कंट्रोल और लाइसेंसिंग। सीपी जो है वो drawn from the deputy inspector general rank और above and is assisted by special joint additional deputy commissioners। ये जो ऑफिसर्स हैं उनको पावर्स प्रोवाइड की गई हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स जो है आर्टिकल आई थिंक 22 ये आपको मैंने पढ़ाया है, और इम्पोज करेंगे सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी एंड ऑल्सो इनिशिएटिंग चैप्टर प्रोसीडिंग। पुलिस जो है उनके पास पावर है कि वो पीपल को प्रिवेंट करें एंटरिंग मतलब किसी भी पर्सन को रिमूव करने से और एंटर करने से फ्रॉम देयर जुरिडिक्शन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years। It is supposed to allow the faster decision making to solve complex urban centric issues। Okay, so this is तो इसमें हमने बता दिया कि कमिश्नरेट सिस्टम सीपी के अंदर सारी पुलिस आती है, पर इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के अंदर एसपी जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं और जो भी पुलिस है वो अकाउंटेबल होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए। ठीक है, अब आते हैं डिफॉल्ट बेल। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि सुधा भारद्वाज जो है एक्टिविटीज़ जो है उनको बेल ग्रांट करिए। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट बेल होता क्या है? डिफ़ॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल वो होता है वो मतलब होता है कि आपको बेल का राइट होना चाहिए। जो भी मान लीजिए जो भी किसी ने क्राइम किया तो उसके लिए आप बेल दीजिए अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती विथ इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अगर कोई भी पर्सन फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन जुडिशियल कस्टडी में है, ठीक है, पुलिस उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे नहीं कर पाई, कुछ टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड पे नहीं कर पाई, तो आप उसको उस जो जिसने क्राइम किया है उसको आप बेल दे देंगे। ये जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर इंश्योर्ड है। फॉर मोस्ट ऑफेंसेस अगर बात करें तो पुलिस को 60 डेज दिया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए। अगर वो नहीं कर पाते तो आपको बेल देना चाहिए। और ठीक है, हाउएवर कुछ ऑफेंसेस के लिए 90 डेज भी दिया जाता है, 180 डेज भी लिमिट दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। तो जो भी 7 years इम्प्रिजनमेंट है या उससे कम अगर इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जेल में अगर 7 साल के लिए है, 7 साल से कम के लिए है, तो बेल का क्राइटेरिया क्या है कि ऑर्डिनरी समन्स जो है, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी क्राइम करता है उसके लिए ऑर्डिनरी समन्स करेंगे, जो कि लॉयर के साथ अपीयर होगा, चार्जशीट फाइल करेगा। अगर वो नहीं अपीयर हुआ, पहली बेल वारंट जो है वो इशू की जाएगी, बट लेटर जो है वो नॉन बेलेबल वारंट इशू करेंगे। फिर पनिशेबल, अगर किसी को डेथ दी गई है, डेथ सेंटेंस दिया गया है और अगर वो लाइफ के लिए मतलब उम्र कैद हुई है, अगर 7 साल से ज़्यादा की जेल है, तो बेल एप्लीकेशन जो है वो मेरिट बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा जब भी वो अपीयर होंगे हमारे कोर्ट में। पनिशेबल, अगर किसी स्पेशल एक्ट के अंदर पनिशेबल है तो सेम एज कैटेगरी बी एंड डी उनको एडिशनल कंडीशन कंप्लाइंस की जाएगी बेल के लिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है वो स्पेसिफिक एक्ट के अंदर अगर नहीं कवर्ड है तो उनके लिए भी बेल एप्लीकेशन डिसाइड किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। ओके, सो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट बेल। तो डिफ़ॉल्ट बेल होता क्या है आपको वो पता होना
चाहिए। अगर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई कोई केस बिना विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको जो है राइट टू बेल देना पड़ेगा पर्सन को। अब आते हैं पेरोल एंड फॉरलॉक, तो ये भी मैंने पढ़ाया है मंथली मैगजीन जब पढ़ाई है। तो पेरोल और फॉरलॉक जो है ये शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज है। आप किसी भी पर्सन को मान लीजिए कस्टडी में रखे हैं, ठीक है, तो उनको जो है शॉर्ट टर्म टेम्परेरी रिलीज देना। तो पिछली बार के प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन जुडिशियल कस्टडी और उससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सब टर्म्स पता होने चाहिए। तो पेरोल वर्सेस फॉरलॉक का मतलब, पेरोल और फॉरलॉक का मतलब यही होता है कि आप शॉर्ट टर्म टेम्परेरी जो है उनको रिलीज करें कस्टडी से। बोथ जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे कि जो भी प्रिजन सिस्टम है वहाँ उसको ह्यूमनाइज कर सके। प्रिजन जो है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। अब पेरोल और फॉरलॉक में डिफरेंस क्या होता है? पेरोल जो है वो ग्रांट किया जाता है प्रिजनर्स को जब स्पेसिफिक एक्सीजेंसी होती है उसको मीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको मीट करने के लिए पेरोल जो है वो मतलब प्रिजनर्स को रिलीज करना विथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को सस्पेंड करके प्रिजनर्स को रिलीज करना। तो पेरोल जो है प्रिजनर्स को ग्रांट किया जाता है टू मीट स्पेसिफिक एक्सीजेंसी। अब प्रिजनर्स जो है उनके पास एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं होता कि वो पेरोल क्लेम कर सके। और प्रिजनर्स जो है एंटी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अगर वो ऑफेंस किए हैं तो वो जो है पेरोल के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएपीए के अंदर अगर उन्होंने कोई भी एंटी टेरर एक्टिविटीज़ की है तो वो जो है एलिजिबल नहीं होते पेरोल के लिए। अब फॉरलॉक क्या होता है? फॉरलॉक जो है वो ग्रांट किया जाता है बिना किसी रीज़न से, ठीक है, बिना किसी रीज़न से आपको फॉरलॉक दिया जाता है। फॉरलॉक जो है पीरियड जो होता है फॉरलॉक का वो प्रिजनर्स को दिया जाता है ट्रीटेड एज रेमिशन ऑफ सेंटेंस। रेमिशन ऑफ सेंटेंस के थ्रू प्रिजनर्स के पास वहाँ पे भी एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं होता कि वो फॉरलॉक को क्लेम कर सके। अब ग्रांट जो है फॉरलॉक जो भी हम फॉरलॉक ग्रांट करते हैं वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उनको बैलेंस करना चाहिए। और कुछ कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं फॉरलॉक भी, ठीक है। तो पेरोल जो है स्पेसिफिक एक्सीजेंसी में दिया जाता है और फॉरलॉक जो है बिना किसी रीज़न के दिया जाता है। फॉरलॉक का जो पीरियड है वो रेमिशन ऑफ सेंटेंस के तरह ट्रीट किया जाता है। और पेरोल का जो भी सिस्टम है मतलब प्रिजनर्स को रिलीज किया जाता है विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब आते हैं पीएम केयर्स फंड। तो सेंट्रल हाई कोर्ट ने बोला है, सेंटर ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि पीएम केयर्स फंड जो है ये गवर्नमेंट फंड नहीं है। और क्यों गवर्नमेंट फंड नहीं है? क्योंकि ये जो भी अमाउंट इसके अंदर कलेक्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर के नेम में के अंदर बनाया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये एक डेडिकेटेड नेशनल फंड है जहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो भी डिस्ट्रेस सिचुएशन आ जाए पूरे कंट्री में तो उसको उस इमरजेंसी से हमको डील करने के लिए, लाइक कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था, ठीक है, तो प्रोवाइड रिलीफ के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज होते हैं, डिफेंस, होम अफेयर्स एंड फाइनेंस। फिर एनी कंट्रीब्यूशन जो है पीएम केयर्स फंड में कोई भी कंपनी और पीएसयूज करती है वो मतलब सीएसआर इनिशिएटिव के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर की तरह डील किया जाता है एज प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट। और ये जो है 100% इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। पीएम केयर्स फंड जो है एग्जेम्प्टेड है, सारे प्रोविजन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं उससे भी एग्जेम्प्टेड है। और पीएम केयर्स फंड जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो है ऑडिट करते हैं। ओके, सो दिस इज पीएम केयर्स फंड। नाउ लेट्स कम टू रिवाइज्ड रूरल डेवलपमेंट प्लान एंड प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस अभी रिलीज़ की गई है। इसका एम क्या है कि हमको स्पेशल डेवलपमेंट प्लान करना है। स्पेशल मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी विलेज है उसको स्पेशली कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे घर है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, तो वो सब चीज़ों को प्लान करने के लिए फॉर ओवर इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। अब ये जो गाइडलाइंस हैं वो फोकस करेंगी स्पेशल डेवलपमेंट प्लान, फोकस ऑन टाइपोलॉजी ऑफ विलेज, ठीक है। विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम निकालेंगी। 15 फाइनेंस कमीशन को स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ लिंक करेंगी। कंसोलिडेशन और इंटीग्रेट करेंगी हमारे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स जो है। ई गवर्नेंस थ्रू स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगी। यूज़ ऑफ समितवा स्कीम जो कि बहुत चल रहा है, आबादी योजना जिसको बोलते हैं। और प्लानिंग ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब आते हैं रूल्स फॉर पोस्ट रिटायरमेंट हायरिंग ऑफ ऑफिशियल्स बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सीवीसी जो है अभी उन्होंने लेट डाउन किया है कुछ प्रोसीजर्स जो कि फॉलो करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे विजिलेंस क्लियरेंस है उसको लेने के लिए। किसी भी ऑफिसर्स को अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअल और कंसल्टेंसी बेसिस पे एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनका विजिलेंस मतलब जो भी विजिलेंस है उसको
क्लियर करके ही लिया जाएगा। इन केस ऑफ रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो है हैड सर्व्ड इन मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लियरेंस हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, एक से ऑर्गेनाइजेशन से अगर ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटायर्ड ऑफिसर वर्क किया है तो क्लियरेंस जो है पूरे जो है ऑर्गेनाइजेशन उनसे लिए जाएंगे। वेयर द पर्सन वॉज पोस्टेड इन 10 ईयर्स, मतलब बिफोर पोस्टेड ड्यूरिंग 10 ईयर्स प्रायर टू रिटायरमेंट। CVC जो है उन्होंने डायरेक्ट किया कि सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एप्रोप्रिएट रूल्स फॉर्मुलेट करेंगे उन एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो उनका जो किस लिए करेंगे कि वो उनका जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वॉज ऑब्जर्व्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑफर इन प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो जितनी भी मतलब अगर उन्होंने पहले किसी रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो बहुत मतलब उन्होंने अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है तो उनके सारे ऑर्गेनाइजेशन से वो क्लियरेंस लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स फॉर पोस्ट रिटायरमेंट हायरिंग ऑफ ऑफिशियल्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नाउ लेट्स कम्स टू लैंडमार्क कोर्ट केसेस। तो एंटी कन्वर्जन लॉज के लिए जो है ये कुछ केसेस हैं जो कि मैंने बताया है। रे स्टेनलेस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ORS 1977, सरला मुदगल केस, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP, M चंद्र वर्सेस थंगमुत्तू एंड अदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड से शाह बानो केस, सरला मुदगल केस एंड डिनायल लतीफ़ी केस। सेडिशन से रमेश थापर केस, केदारनाथ केस, कन्हैया कुमार केस। रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी से सिद्धराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केसेस, राजीव कुमार गुप्ता केस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से प्रद्युत बरदोई वर्सेस स्वप्न रॉय। जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ DGP से प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड कलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी से 3 जजेस केस 1981, 1993 एंड 1998. So this is the end of polity part PT 365. I hope it is clear. अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं बार बार आपको ये पॉइंट बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार जो भी आप टॉपिक बोलेंगे मैं उसको फिर से पढ़ा दूंगी। बट या मैंने आई थिंक मैंने पढ़ाया तो है जो आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ा दिया। जो भी इतना वो लगा है, जो मैंने पढ़ाया है आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि वो आ सकता है। जनरली ये जो इन्होंने दिए हैं केसेस वगैरह, कोर्ट केसेस वगैरह, ये पूछा नहीं जाता है, बट हाँ एक बार रीड आउट कर लीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आता है। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ में नहीं सॉल्व कर पाते तो आपको डीमोटिवेट टाइप का फील होता है, तो इसलिए वो ना हो, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और यस, आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। जैसे कि अगर मैंने ये ख़त्म कर दिया है तो आप लोग चाहिए ये जो है फ्रीली आई थिंक अवेलेबल है। क्विज़ जो पार्ट है PT 365 का पॉलिटी पार्ट का क्विज़ जो है उसमें आया होगा विजन IAS के ऐप पे, तो आप उसको जाके सॉल्व करिए। अगर आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हैं तो ये लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप मुझसे शेयर करिए। एस्पिरेंट्स वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी इशू है तो आप जाके टेलीग्राम का जो एस्पिरेंट्स चैनल है उस पर जाके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन ऑल्सो। थैंक यू।